नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत का अगला भाग लेकर आए हैं। आज हम प्रतिशत के कुछ और सवालों को देखेंगे, लेकिन नियम आप लगभग अब तक तो सीख ही गए होंगे, ठीक है ना। तो आप बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा और जो भी सवाल मिलेंगे ना, आप दावे के साथ कहता हूँ बहुत ही आसानी तरीके से समझ पाएंगे अगर कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। अगर वीडियो में एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा देखिए, 3 बार देखिए और उसका नोट बनाइए। आप अपना खुद का नोट बनाइए। जब तक नोट नहीं बनाएंगे, केवल देख के काम चलाएंगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो आप जो है अपना नोट बनाइए, ठीक है ना। आप क्वेश्चन देखिए, नोट करिए, फिर उसे समझिए और खुद से नोट बनाइए। बात समझ में आ रहा है? तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो आज का पहला सवाल लेते हैं। तो देखिए, आज का जो सवाल होगा पिछले सवाल की तरह होगा। पहले क्या घन दिया था और आयतन पूछा था। आज इसी तरह से हम एक कमरा है जो घनाभ के आकार का होगा और इस कमरे का कह रहा है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10, 20 और 50% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। तो आप आपके दिमाग में आ गई होगी बातें क्या, कि आप जो है पहले और बाद वाले नियम से लगाएंगे, पहले और बाद वाले में, ठीक है ना। यहाँ पर बस 3% है तो 3% को लिख लेंगे। पहले मान लेते आप 100 उसका आयतन था, लेकिन उसमें 10% बढ़ाया गया है, फिर 20% बढ़ाया गया है और फिर 50% बढ़ाया गया है। ये बात समझ रहे हैं? तो अब आपको बताना है कि ये बाद में होगा कितना। तो आपको क्या करना है, बाद का बताना हो तो क्या करते हो, सीधे सीधे गुणा कर लेते हो। मीन्स 100 में 10% वृद्धि का मतलब 110 होगा, क्योंकि हमने बार बार बताया आपको कि जब वृद्धि होगी तो 100 जोड़ के लिखोगे। तो 100 जोड़ दो इसमें तो 110 हो गया। और परसेंट का मतलब बट्टे 100 होता ही है। 20 का मतलब 120% हो जाएगा और 50 का मतलब 150/100 होगा। बोलो, बात समझ में आ गया? तो अब बस इसको आप एलिमिनेट करो। ये 5 दूनी 10, 5 तेई 15 होता है, 2 छक 12 होता है, 6 त्रिक 18 हो गया। तो 18 का गुणा 11 में करते हैं तो 8 9 1 198 हो गया। तो अब देख लो आप, ये 100 से कितना अधिक आपको दिख रहा है, तो आप कहोगे जी 98 अधिक दिख रहा है। तो वही 98% आपका आंसर हो गया कि उसके आयतन में 98% की वृद्धि हो गई। बताइए, समझ में आ गया ना। देखिए, फॉर्मूले भी हैं। आप जो फॉर्मूला जो यूज करोगे वो 2 बार लगाना पड़ जाएगा। जैसे एक फार्मूला होता है कि भाई 2% होते हैं तो प्रतिशत वृद्धि या कमी जो भी बतानी होती है तो x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई बाई 100 कर लेते हैं। तो ये आपका एक फार्मूला होता है। तो 2 को पकड़ के लगाते, फिर एक आता वो और फिर 50 लेकर फिर इसी फार्मूले पे रखते तो आपका आंसर आ जाता। तो आने में टाइम लगेगा और इसे आप बस पूरा कर दिए, आ गया आंसर। क्लियर है ना? तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगला सवाल देखते हैं फिर। अब देखिए दोस्तों, अब जो सवाल है आपका वो कह रहा है कि यदि वृत्त एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को, ऊंचाई को स्थिर रखते हुए 15% बढ़ाया गया है, तब शंकु का आयतन कितना बढ़ जाएगा। तो अब देखिए, ऊंचाई को स्थिर रखा है मीन्स क्या, समझने का प्रयास करिएगा कि ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं किया। आप शंकु को तो जानते हैं ना, शंकु जानते हैं ना कैसा होता है शंकु। सॉरी, शंकु की बात हो रही है, फिर बेलन है, एक मिनट। शंकु है, ठीक है ना। तो शंकु आप जानते हैं, बर्थडे की जो टोपी होती है वही होता है। तो ये इसकी जो ऊंचाई है ना, इसको वो मतलब कुछ छेड़खानी नहीं किया। इस त्रिज्या में बस 15% की उसने वृद्धि कर दी है। तो इसका आयतन पूछा है। तो आप जानते हो कि भाई आयतन में हमेशा 3 बीमा होती है। वो कोई सा भी डिजाइन हो, कोई सी भी ज्योमेट्री हो, डजेंट मैटर, उसमें 3 बीमा होती है। लेकिन उसने साफ तौर पे कह दिया है कि इसमें कुछ भी करना नहीं है, मतलब कि केवल 2 बीमाओं में परिवर्तन हो रहा है। तो बस 2 बीमाओं में आप लगा लोगे। बात समझ पा रहे हैं ना? ऐसे तो इसका वो क्या होता है, 1/3 πr² होता है था। तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ 2 बीमा तो एक रही है और एक है, 3 बीमा है ना। तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं, तो उसे लेना देना नहीं है, बस रेडियस से लेना देना है। तो आप जो है कि
या तो पहले और बाद के नियम से लगा दीजिए, भाई पहले और बाद में जो नियम होता है उसमें आप 2 ही प्रतिशत लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ऊंचाई को तो आप अपवर्तित रखेंगे, ऊंचाई में आपको कुछ नहीं करना है। बात समझ पा रहे हैं ना? केवल केवल त्रिज्या में, तो त्रिज्या 2 बार आएगी ना, तो त्रिज्या जब 2 बार आएगी तो आप 15% को 2 बार लिखेंगे। तो मतलब 15% यहाँ भी बढ़ेगा और 15% यहाँ भी बढ़ेगा। बोलो बात समझ में आ गया? और पहले मान लो कि ये 100 था तो बाद में कितना होगा ये तो निकालना है। तो आप बाद का बताना है, सीधे सीधे गुणा कर लो। तो 100 में गुणा करेंगे 115/100 हो जाएगा, फिर ये भी 115/100 होगा। अब देखो ये कट गया, तो अभी इसे काटने का हम लोग मतलब की व्यवस्था में नहीं लगेंगे, 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, बस गुणा कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि भाग करेंगे तो भी हमें कहीं ना कहीं दशमलव में भाग ले जाना पड़ जाएगा, ठीक है ना? इससे बढ़िया है कि हम गुणा ही कर लेते हैं। तो देखिए कैसे गुणा कर लेते हैं। 1 1, ये 5 5 25, 5 2 7 है ना, 575 हो गया। 5 1 1, 5 1 1, तो ये हो गया 5 7 12, 10 11 12, और ये 3 हो गया ये। और दशमलव मतलब 100 से भाग कर दोगे, मतलब ये तो आ जाएगा आपका 13,225/100। तो भाग करोगे तो 13,2.25 आएगा। तो 100 से कितना अधिक आपको नजर आ रहा है? तो आप कहोगे 32.25। तो बस यही वृद्धि हो गया, तो उसके आयतन में 32.25 की वृद्धि हो गई। बोलो बात समझ गए ना? क्लियर समझे हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का? तो आगे चलते हैं। तो अब ये सवाल देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि एक तार का अनुप्रस्थ खंड का जो व्यास है वो 5% घटा दिया गया और लंबाई में कितनी प्रतिशत बढ़ाएं ताकि उसका आयतन पहले जैसा रहे। अब देखिए क्या कहा है कि तार जब भी होगा तो एक बेलन के आकार का ही तो होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कह रहा है इसका जो व्यास है ना, इस व्यास को उसने क्या किया है कि व्यास को 5% घटा दे रहा है। ये व्यास 5% कम हो जा रहा है। कह रहा है कि इसको, इसकी जो ये ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई, इस ऊंचाई को वो कितना बढ़ा दे कि उसका जो आयतन रहे वो अपवर्तित रहे। तो अब बात समझो, हम पहले और बाद से ही लगा देते हैं इसको, ठीक है ना? ज्यादा परेशान मत होना, ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कुछ भी आप लगा सकते हो इससे। तो देखो क्या है कि यहाँ पर जो है कि 3 बीमा होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि भाई आयतन की बात है तो आयतन में तो 3% ही चाहिए। उन्हें कहा है कि त्रिज्या को 5% घटाया गया, तो 2 तो त्रिज्या होती है और एक ऊंचाई होता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि πr² h होता है। तो त्रिज्या 2, ऊंचाई 1 होता है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो 5% 2 बार घटेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और यहाँ का हम x% ले रहे हैं जो बढ़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि ऊंचाई को आप कितना बढ़ाओगे कि जो आपका आयतन है वो पहले जैसा रहे। तो पहले जैसा का मतलब क्या? अगर आपने पहले 100 माना है तो बाद में भी 100 होना चाहिए। बोलो यही तो हुआ पहले जैसा, कि कोई दिक्कत है? समझ पा रहे हैं ना आप लोग? कि कह रहा है कि अगर त्रिज्या में आप 5% घटा देते हो बेलन का, तो ऊंचाई में कितना बढ़ाओगे कि जो आयतन है उसका पहले जैसा रहे। तो पहले का मतलब पहले 100 था तो बाद में भी 100 रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको बस पहले या बाद के नियम से लगा दो। तो हमें चलो बाद का ही निकालते हैं। तो इस 100 में इसका सीधा सीधा गुणा क्या होगा? 95/100 होगा। फिर ये 95/100 हो जाएगा और ये x/100। देखिए ये बाद में हम देख देंगे कि ये मीन्स या 100 से अधिक आए, जितना भी अधिक आएगा उतने की वृद्धि हो जाएगी, या 100 से जितना कम आएगा उतने की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे 100 आपको 100 + x करके लिखना आवश्यक नहीं है, बस आप x मान लो इसकी जगह। बात समझ रहे हैं ना? और उसके बराबर क्या रख दो? 100 रख दो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब देखो क्या हुआ, ये काट दो, कट गया। अब 19 पंजे नहीं, मतलब 5 से काटो 19 बार गया। अब 5 से काट दो तो ये हो गया, फिर ये हो गया 19 हो गया, और ये 5 चौको 20 हो गया। बात समझ में आ गया? तो अब देखो ये x बराबर अगर आप निकालते हो तो इन तीनों का गुणा कर लोगे,
तो इन तीनों को गुणा करोगे तो 4 पे 4 जीरो आ जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गया। अब बट्टे में कितना हो जाएगा आपका जी, 19 का 19 में अगर आप गुणा करते हो तो 361 होता है। 19 का वर्ग कितना होता है, 361 ही तो होता है। तो 361 आ जाएगा आपका। अब 361 से अब भाग कर लो 4 पे 4 जीरो में, ठीक है ना। तो भाग करो तो एक ही बार जाने का व्यवस्था तो यहाँ दिख रहा है। 36 एक, यहाँ 9 बचेगा जी, यहाँ 3 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो है ना। अभी भी एक ही बार जाएगा तो 6 जीरो और सॉरी 1, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9, ये 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब क्या हुआ आपका, ये जीरो उतरेगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। अब क्या जाएगा, अब तो जाने वाला नहीं दिख रहा है, छोटा हो गया, तो आप जीरो बढ़ा दो और दशमलव लगाओ। दशमलव लगाकर अब ले जाओ तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लो। अब ये होता है 9 3 27 और 27 5 32 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 बार ले जाओ लगभग, ठीक है ना। तो 8 एकम 8, 8 छः 48, 8 त्रिक 24, 4 28 हो गया ना। तो आप देख रहे हो ये भाग कितना आ गया, 110.8। तो 110.8 आया है। तो आप देख लो 100 से कितना अधिक आपको नजर आ रहा है, तो आप कहोगे जी 10.8 नजर आ रहा है। तो बस यही वृद्धि आपको करनी पड़ेगी ऊंचाई में, कि अगर ऊंचाई में अगर 10.8 की आप वृद्धि कर देते हैं तो आयतन अपवर्तित रहेगा। बोलो बात समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बड़ा था भाग करने में तो भाई टाइम लगेगा ही, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ पाए आप ना, तो ठीक है। जब समझ गए तो अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ये जो सवाल आपका कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए और 190 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 35 अंकों से फेल होता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। अब देखो अब क्या है कि ये सवाल में थोड़ा सा चेंज हो गया, अब पहले की तरह नहीं रहा, अब चेंज हो गया। अब ये सिंपल सा थॉट है और कुछ भी नहीं है। अगर एक एक नियम आप जानते हैं तो उसी से लग जाएगा। और ये थॉट है, थॉट का मतलब एक, मतलब आपको सोचना है कैसे, कि देखो आपको कितना पासिंग चाहिए, 36% पासिंग चाहिए। बात समझ में आ रहा है। एक बच्चा है वो 190 ला रहा है, यही ला रहा है ना, 190 190 अंक प्राप्त कर रहा है, लेकिन फेल हो जा रहा है 35 नंबर से। तो बताओ 36 पासिंग है, इधर आप इसका जो पासिंग मार्क है जिसपे वो पास होता है वो है, और इधर भी आप पासिंग कर दो, मतलब दोनों ओर नंबर को पास पास, मतलब कि ऐसा करो कि ये भी पासिंग मार्क हो तो ये भी पासिंग मार्क हो। बात समझ रहे हैं ना। तो ये तो ठीक है 36% पासिंग मार्क है, लेकिन इतना लाने पर वो फेल हो जा रहा है कितना से 35, तो 35 अगर इसको दे दो तो ये भी पास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो गया ना। तो अब ये दोनों चीजें बराबर आपको दिख रही हैं कि नहीं दिख रही थी, तो भाई आप कह लो या तो इतना नंबर ला के पास होना है या फिर 36% ला के आप पास होना है, मतलब दोनों कंडीशन में ये बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों को बराबर कर लो। तो आप अब देखोगे कि 36% का मतलब हो गया कितना, 9 3 12 225, यही ना। तो 225 नंबर अगर कोई लाता है तो वह पास हो जाता है, या 36%। तो इसका मतलब ये हो गया कि 36% का मतलब होता है 225 नंबर। वो पूर्णांक पूछा है तो पूर्णांक हमेशा कितने में होता है, 100 नंबर में होता है। तो 100% का पूर्णांक होता है, तो 100 बटे 100 गुणे 100 कर दो, बटे में 36 कर दो। तो अब बस इसे अब काट लो, ठीक है ना। अब आपको काटना है तो कैसे काटेंगे जी, तो 4 9 36 होता है और 4 से इसे काट दो तो 25 हो जाएगा। अब ये क्या हुआ मामला जी, ये तो कटने की व्यवस्था में है ही नहीं है, बस कह रहे 3 से हम काट सकते हैं। तो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 होता है। हाँ नहीं कट रहा, तो कट रहा है, सॉरी कट रहा है। 3 पंजे 15, 25 3 75, 25 25 यहाँ 625, यानी पूर्णांक उसका कितना है, 625 है। बोलो समझ में आ गया, क्लियर, समझ में आ गया ना। तो अब ऐसे सवालों को आप जो है ना ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। हम दूसरा सवाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी एक सवाल आपका ये है, कह रहा कि एक छात्र है उत्तीर्ण होने के लिए 40% जो अंक लाता है और वह 67 अंक जो है से अंक पाता है और 13 अंकों से विफल होता है, अच्छा पाता है,
पाता है और 13 अंकों से भी विफल हो जाता है। तो अधिकतम अंक क्या है? तो ये तो सेम सवाल है, अभी जस्ट आपने किया था, ये लग जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद चलिए दोस्तों, अब एक सवाल, ये आपका अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि रमेश एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक प्राप्त कर उसे करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंक से फेल हो गया। परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था? यानी पूर्णांक क्या हमें बताना है, लेकिन पूछने का तरीका वही बदल दिया। लेकिन आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि हमें ये जो है स्टेटमेंट है और इसमें आपको दो ही बातें याद रखनी है। एक तो इसको बराबर करना है। बराबर का मतलब क्या करना है कि दोनों को पासिंग नंबर पे लाना है। बात समझ रहे हैं ना? दोनों को, जो दोनों स्टेटमेंट कह रहा है उसी को, दोनों को पासिंग के बराबर कर दो और उसके बाद एक एक का नियम लगा दो, काम खत्म। बात समझ रहे हैं ना? देखिए, जैसे कहने का मतलब उसे कितने परसेंट लाने थे? 40% लाने थे, यही ना जी। 40% लाने थे, नो 36% लाने थे, सॉरी 40 नहीं 36% लाने थे, लेकिन वो लाता है 24%। लाता कितना है वो? 24%। और फेल कितने से हो जाता है? 9। तो ये देखो, ये तो उसका पासिंग नंबर है ना, ये पासिंग नंबर है उसका, मतलब 36% अगर लाता तो पास हो जाता, लेकिन वो ला रहा है कितना? 24%। और कितना से फेल हो रहा है? 9। तो 9 नंबर इसको दे दो तो ये भी पासिंग हो गया कि नहीं हो गया? दोनों चीजें अब बराबर हो गई कि नहीं हो गई? अब बात समझ गए ना आप? अब तो आसान हो गया। तो ये बिरादरी को एक साइड कर लो। बात समझ में आया? ये दूसरी बिरादरी का, ये दूसरी। इन्होंने कहा भैया देखो ऐसा है कि तुम अपनी ओर भागो, हमारी ओर नहीं रहना है। तो ये कहा ठीक है भैया हम जा रहे हैं। तो ये इधर जब आएगा तो घटेगा कि नहीं घटेगा? एक बार लिख दे रहा हूँ इसे, आप बड़े हो चुके हैं, समझ सकते हैं कि आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसमें से अगर हम घटाते हैं तो कितना आपको बचेगा जी? तो 12% बचेगा। और 12% का मतलब क्या दिख रहा है? 9। बात समझ में आए? तो 12% में 9 अंक होते हैं, ये आपने निकाल लिया। या परसेंट को मान लो मुर्गी है तो 12 मुर्गी का दाम 9 रुपया है, बहुत सस्ता है कोरोना की वजह से। बात समझ रहे हैं ना? तो 12 मुर्गी का दाम 9 रुपया है, तो 100 मुर्गी का दाम कितना हो जाएगा जी? यही निकाल लो। तो इस 100 का बस यहाँ गुणा करते हो और यहाँ पर जो होता है बटे कर देते हो। तो 3 तरीके 9, 3 चौको 12 होता है, 4 से काट दो तो 25 होता है, और 25 3 75, यानी कि जो पूर्णांक है वो 75 नंबर है। बताओ, समझ में आया? क्लियर, समझ में आ गया है ना? तो अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सवाल आपका है, ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया। बात समझ में आ गया? वहीं पर एक दूसरा है जो 32% अंक प्राप्त करता है और वह जो है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है उसे 42 अंक अधिक लाता है। तो उत्तीर्णांक की प्रतिशत बताओ। उत्तीर्णांक अ, उत्तीर्णांक का प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कितने परसेंट चाहिए पास होने के लिए। तो बस आपको क्या ध्यान देना है भैया, हमको दोनों ओर पासिंग मार्क करना है। तो पासिंग मार्क का मतलब कि एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, वो कितना लाता है? 20% लाता है। ये 20%, एक बच्चा है वो 20% लाता है, फेल कितना से होता है? 30। तो 30 नंबर इसको दे दो तो ये पास हो गया कि नहीं हो गया? पास हो गया। अब उसके बाद वहीं पे दूसरा 32 लाता है और 42 अंक अधिक पाता है। एक 32 ला दिया परसेंट, लेकिन जो पासिंग नंबर है ना उससे 42 अधिक लाया, तो इसमें से 42 घटा दो तो ये भी पासिंग नंबर पे आ गया। बोलो, बात समझ में आ गया? आपको हमेशा केवल पासिंग नंबर दोनों साइड देखना है, कि दोनों ओर आपको केवल पासिंग नंबर ही बनाने हैं, ठीक है ना, दोनों कंडीशनों को। तो ये 20% पा रहा था और 30 अंकों से फेल हो रहा था, तो इसको 30 दे दिए तो पास हो गया ना। अब उसी तरह ये 32% ला रहा था, लेकिन जो पासिंग नंबर है उससे 42 अंक अधिक लाया, तो वही 42 हटा दो तो ये भी घुसुक के नीचे आकर कहाँ गया? पासिंग मार्क पे आ गया। बात समझ गए ना? अब इस हालात में ये दोनों वैल्यू क्या है? सेम है, यानी बराबर है। बात समझ में आया? अब क्या करेंगे भैया, सब लोग अपनी अपनी ओर भागना स्टार्ट करेंगे। ये 20 उधर जाके घटेगा तो कितना हो गया? 12% हो जाएगा। और ये 42 इधर आएगा तो जुड़ के 72 हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आया नहीं आया? बात समझे? देखो, मैं इसको इधर ले गया हूँ, लिखा इधर हूँ, आप समझ जाइएगा। ये इधर जाएगा तो घटेगा तो कितना आएगा जी? 12 तो आएगा। और ये माइनस में तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 72। जोड़ लेना, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप लोग कि जब 12% का मतलब 72 है तो 100% निकाल लो, या आपको केवल पासिंग नंबर निकालना है ना,
देखो मैं वो सब बता देता हूँ, डायरेक्ट उसे भी निकाल सकते हो। चलो पूर्णांक निकालना है तो पूर्णांक बताओगे तो यहाँ 100 का गुणा करते हो और बटे में 12 कर देते हो, तो 12 छक 72, 600 पूर्णांक हो जाएगा। अब ये बात समझ में आ गई ना, 12 छक कर दोगे तो 600 आपका तो पूर्णांक हो गया। तो अब इस 600 का 20% निकाल के 30 जोड़ दो तो भी पूर्णांक आ जाएगा। भाई 600 का आप 20% निकालोगे तो कितना हो गया जी, 120 हो गया, और उसमें 30 जोड़ दो तो 150 ही पासिंग नंबर आ गया। बात समझ गए कि नहीं, क्लियर है ना, पासिंग नंबर समझ गया। लेकिन अब हम जो है कि इसको ऐसे न लगाकर हम ऐसे भी लगा सकते थे कि 12% में जब 72 नंबर है तो सीधे सीधे 20% निकाल लो, या 32% निकालो, किसी से चाहे इससे निकाल लो या इससे 20% निकाल कर 30 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 32% निकाल के 42 घटाना पड़ेगा, दोनों से डायरेक्ट आ जाएगा। तो 20% का मतलब कितना हो गया, बट्टे 20, ये 12 छः यानी 6 दूनी की 12, 120 नंबर आ गया। 30 नंबर इसमें और जोड़ दो तो अब पासिंग नंबर 150 आ गया कि नहीं आ गया। तो या तो आप पूर्णांक निकाल कर पासिंग नंबर बताओ या फिर डायरेक्ट पासिंग नंबर निकाल लो। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि पासिंग प्रतिशत कितना है, मतलब पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब देखो 150 आपको चाहिए, किसमें 600 में, पूर्णांक तो 600 है ना, अब परसेंट में बदलना है तो 100, तो ये काट दो तो अब क्या हुआ, 25% आ जाएगा सीधे सीधे, है ना, आई बस समझ में। तो 25% चाहिए पास होने के लिए। बोलो बात समझ में आ गया, क्लियर समझ में आया ना, तो कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं फिर। तो देखिए दोस्तों, अब सवाल का थोड़ा सा मोटो चेंज कर दिया है और इसमें कहा है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए और 70% हिंदी में और 40% दोनों में हुए, तब इंग्लिश और हिंदी दोनों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है ना। तो अब देखिए आपको क्या बताना है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो उत्तीर्ण छात्र की संख्या है वो आपकी कितनी होगी ये बताना है। मतलब कि देखो यहाँ पर जब आपका सारा क्वेश्चन प्रतिशत में है तो आप आंसर संख्या में नहीं बता सकते, तो आपका आंसर भी प्रतिशत में ही आएगा, ठीक है ना। तो इस सवाल को लगाने के लिए आप वेन डायग्राम का प्रयोग करना सबसे इजी तरीका होता है। आपका वेन डायग्राम में एक तो आपका इंग्लिश है और एक आपकी हिंदी है, ये बात समझ में आ रहा है। तो इंग्लिश में जो पास होने वाले विद्यार्थी हैं वो 70% है, नहीं इंग्लिश है और सॉरी हाँ इंग्लिश और हिंदी है। इंग्लिश में आपके 60% है, इसमें 60% पास होने वाले हैं और हिंदी में पास होने वाले 70% है, बात समझ रहे हैं ना। तो दोनों में पास होने वाले कितने हैं, 40, तो यहाँ पर लोग हो गए 40। ये देखो ये जो एरिया है ना दोनों गोलों का, ये एरिया जो है दोनों का कंबाइन होता है, ठीक है ना। तो 40% बस इसी में क्या हुए हैं, दोनों में पास हुए। तो देखो अभी 60% पास पूरे ये इंग्लिश में, तो पूरे इंग्लिश में 60 है तो 40 यहीं आ गए तो 20 यहाँ आएंगे ना, बात समझ रहे हैं। और इस गोले में आप देखो पूरा 70 लोग पास हैं तो 40 लोग तो यहीं आ गए हैं, तो इसका मतलब यहाँ 30 लोग हुए। तो अब देखो कि पूरे में कितने पास हो गए, तो पूरे में आप देखेंगे तो 90% आपके पास हो गए, 90% बच्चे पास हैं, ये बात समझ में आ गया। तो कहा है कि दोनों विषयों में कितने फेल होंगे, ठीक है ना, दोनों विषयों में कहा गया या यह गलत पूछ दिया है, दोनों विषयों में फेल की बताना है, ठीक है ना, बात समझे। तो दोनों विषयों में फेल, तो चूंकि भाई जब 100 में 90 को पास है तो फेल कितना होंगे, 10% फेल होंगे, बात समझ में आ गया ना। यहाँ सवाल थोड़ा सा उल्टा लिख दिया गया है, यहाँ अनुत्तीर्ण लिखना चाहिए था लेकिन उत्तीर्ण लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, क्लियर हो गया ना, ये समझ में आया। चलो नहीं समझ में आया तो एक और सवाल लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे एक सवाल है, कह रहा है कि किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70 और गणित में 80 अभ्यर्थी जो पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। यदि 144 से अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है।
अब देखिए सवाल तो यही है, बस पूछा थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के है। ये आप ले लिए, दो सेक्टर बनाइए, एक आपका इंग्लिश है, एक आपका इंग्लिश है और एक आपका मैथ है यानी गणित है, ठीक है ना। तो इंग्लिश में कितने पास हैं आपके? इंग्लिश में 70, इसमें 70 पास हैं और इसमें 80 पास हैं। ये बात समझ में आ रहा है? इंग्लिश में 70 पास है और मैथ में 80 पास है। दोनों में फेल कितने हैं? तो 10। दोनों में 10% फेल है, यही है ना। दोनों विषयों में 10% फेल है। तो आप देख लो कि अब यहाँ क्या भरोगे, तो इस पूरे गोले में 70 हैं तो ये 10 हो गए तो यहाँ 60 होगा। नहीं, यही गलत है। खाली आप भगो मत, बात समझ रहे हैं ना। भगो मत कि पहले सवाल में सर ने बताया कि ये पूरे गोले में 70 हैं, जब 10 यहाँ आ गए तो 60 यहाँ होंगे। तो भैया आप ध्यान देना, ये ऊपर वाले जो पास पास दिखा है और ये जो संख्या दिया ना फेल का दिया है कि 10% फेल है, तो यहाँ पहले फेल का तो निकाल लो, कितने फेल हैं। तो देखो जब 70 पास हैं तो 30 ठो फेल हैं, 80 पास हैं तो 20 ठो फेल हैं। बात समझ गए कि नहीं? अब यहाँ भर सकते हो कि दोनों में जब 10 फेल हैं, ये पूरे में जब जो कि 30 फेल हैं, 10 सही में आ गए, तब यहाँ कितने लोग आएंगे? 20। ये बात समझ पा रहा है ना। अब उसी तरह से इस पूरे में 20 लोग फेल हैं, 10 उसमें से यहाँ पर हैं, तो इधर कितने हुए? 10। तो टोटल फेल कितने हो गए? 40। 40% बच्चे आपके फेल हो गए। बात समझ पाए? अब उसने दिया है कि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, तो दोनों में पास कितने होंगे? तो कहोगे 60% पास होंगे। जब 40 फेल हैं तो 60% तो पास होंगे। और उसने कहा नहीं, ये जो 60% आप कर रहे हो वो एक्चुअली में 144 ठो हैं। अब तो बात समझ गए ना कि 60% का मतलब 144। क्लियर हो गया? जब 60% का मतलब 144 हो गया तो टोटल कितने होते हैं? 100% में होते हैं, यही ना। यही पूछा था, कुल संख्या कितनी होगी। तो आप देख लो, जब 100% का तो आप यहाँ कहते हो 100 का गुणा करते हैं, अब बटे में 60 लेते हैं, ये काट दो और 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, यानी कि 240 टोटल बच्चे थे। बात समझ गए ना। उस परीक्षा में कुल 240 विद्यार्थी थे। तो ये बात समझ में आया है? क्लियर है ना। नहीं आया तो फिर और देख लेते हैं, और नहीं आया तो वीडियो दोबारा घुमा के, ठीक है ना, रिवाइंड करके उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत मतलब थोड़ा सा लॉजिक है और बहुत बड़ा वो नहीं है कि आप समझ ना सके, ठीक है ना। तो समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। फिर लेते हैं एक सवाल। देखो लिखा है कि इस सवाल में कह रहा है कि कोई कार्यालय है, उसमें 72% लोग चाय पीते हैं और 44% लोग कॉफ़ी पीते हैं, और उस जो कि कार्यकाल का प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई पेय पदार्थ अवश्य लेता है। बताइए दोनों पेय पदार्थ लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है, जबकि उस कार्यकाल में कुल 250 कर्मचारी हैं। यानी 100% दे दिया है कि टोटल 250 लोग हैं, तो आपको ये बताना है कि दोनों को पीने वाले कितने लोग हैं। बात समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पर देखो दो चीज़ है, एक तो चाय है, एक कॉफ़ी है, मतलब एक टी है, एक कॉफ़ी है। बात समझे? ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद चाय पीने वाले 72 हैं, ठीक है ना। चाय पीने वाले 72, ये सब परसेंट में है, हम परसेंट नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। और 44 कॉफ़ी पीते हैं, 44 कॉफ़ी पीते हैं। बात समझ में आ गया? उसके बाद कह रहा है कि सभी कोई ना कोई कुछ न कुछ पीता ही है, ठीक है ना। तो दोनों पदार्थ को लेने वाले कितने लोग हैं? तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ का तो अब वो दिया ही नहीं है। बात समझे? अब यहाँ का कुछ भी नहीं दिया कि इतने लोग जो हैं, दिया है? नहीं दिया है, कहीं नहीं दिया। कह रहा है कि इसका तो पता नहीं है कितना लोग ये पी रहे हैं। तो आप सोचो कि ये टोटल अगर सब पी रहे हैं तो सबको 100 ही होना चाहिए ना। अगर सब पीते हैं कुछ न कुछ तो सब लोग पिए तो 100 होना चाहिए, लेकिन इसको जोड़ा जाए तो कितना हो रहा है? 6, 116 हो रहा है। मीन्स कितने फालतू लोग हैं? तो 16 आपको अधिक दिख रहे हैं। बात समझ में आए? तो यही 16 लोग यहाँ पर होंगे। बात समझ में आ रहा है ना।
कि भाई ये पूरा का पूरा तो अगर सब कुछ न कुछ पी रहे हैं, ठीक है ना, हर व्यक्ति कुछ न कुछ पी रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुल परसेंट में देखा जाए तो 100% ही होना चाहिए। लेकिन अगर इनको आप जोड़ रहे हो तो 116% हो जा रहा है। ऐसा तो होता नहीं, परसेंट तो 100 में होता है। बात समझे? तो इसका मतलब 16 यहाँ होंगे, जो बेसी दिख रहे हैं वही यहाँ है। तो दोनों को पीने वाले 16% आ गए हैं। तो कह रहा है कि जब टोटल टोटल कितने हैं, टोटल है 250, तो दोनों को पीने वाले कितने हैं, तो टोटल का मतलब क्या दिया है, 100% में दिया है कि ये 250 लोग हैं। 100% का मतलब 250 है। तो आपको 16 का बताना है कि 16% का कितना होगा। तो बस आप 16 का यहाँ गुणा करो, 100 का यहाँ कर दो, एक जीरो हटा के 5 दूनी 10 करो, 5 पंजे 25 करो, और 2 अट्ठे 16 कर दो, 8 पंजे 40। मीन्स दोनों को, चाय कॉफी दोनों को पीने वाले 40 लोग हैं। बड़े शरारती हैं, आन का दाना चाप के खाना, मत जाना परवाह नहीं। ये ऐसे लोग हैं कि भैया चाय मिले तो भी चापला, काफी मिले तो भी चापला। बात समझ रहे हैं ना? तो आप ऐसा मत करिएगा, अपने शरीर के हिसाब से खाइएगा, ठीक है ना? तो चले फिर आगे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये जो सवाल आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। बात समझ रहे हैं ना? कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये हुआ कि पहले दो, मतलब वेन डायग्राम से काम हो जाता था, यानी कि दो ही सब्जेक्ट हुआ करती थी। अब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हो गया, 3 एलिमेंट हो गए, और तीनों के बीच में संबंध बताया गया। तो आप घबराइएगा मैम, जैसे 2 बना देते वैसे 3 बना लेंगे। बात समझ रहे हैं ना? और भरने का तरीका वही होगा। तो देखिए, कह रहा है कि एक विद्यालय में 3 जो है कि टीम है, और क्रिकेट की टीम में 21 लोग हैं, हॉकी में 26 लोग हैं, फुटबॉल में 29 लोग हैं। और उसमें से जो 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 12 जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, और 8 ऐसे हैं जो दोनों को तीनों को खेलते हैं, ठीक है ना? तो अगर एथलीट टीम में कुल सदस्यों की संख्या क्या है, ये आपको बतानी है। जो एथलीट टीम है उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, वही आपको बताना है। तो देखिए क्या होगा कि आप जो है कि पहले 2 गोला लेते थे भैया, अब यहाँ पे 3 गोला ले लो जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो इसमें क्रिकेट है आपका, फुटबॉल है, हॉकी है, यही है ना? अच्छा, कितने कितने खिलाड़ी हैं सब में, तो आप कहोगे जी क्रिकेट में 21 हैं, क्रिकेट में 21 हैं, है ना? सही है ना? क्रिकेट में 21 है, हॉकी में 26 है, यहाँ पे 26 हैं, और फुटबॉल में 29 है, यहाँ पर 29 लोग हैं। बात समझ में आ गया ना? क्लियर है? तो क्रिकेट में 21 हो गया, हॉकी में 26, और फुटबॉल में आपके 29 हो गए। क्लियर है? आप सबसे पहले ये तीनों का जो एरिया है ना, इसको आप भरोगे। बात समझ रहे हैं ना? सबसे ये यहाँ पर वही खिलाड़ी होंगे जो तीनों खेलों को खेलते होंगे। तो वो कितने हैं, 8 हैं। बात समझ में आ गया? पहले इसको भरोगे। अब उसके बाद ये जो एरिया है ना, ये क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले लोगों की है। ये वाली एरिया जो होगी क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वालों की है, और ये जो एरिया है फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले की है। और जो ये एरिया बच रही है, ये केवल फुटबॉल, केवल क्रिकेट, केवल हॉकी। बात समझ में आ गया? तो अब इनको भरें। तो पहला क्या कह रहा है कि 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट में 14। तो देखो 14 यहाँ आने चाहिए थे इस पूरे एरिया में, 8 तो यही है, तो इसका मतलब 6 यहाँ होंगे। बात समझ में आ रहा है ना? 8 तो यही हो गए हैं, 14 में 8 यहाँ हो गए, तो 6 ही ना आएंगे। ये पूरा देखो, ये जो सेक्टर आप देख रहे हो ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा किसका है, तो क्रिकेट और हॉकी का है। तो क्रिकेट और हॉकी दोनों को खेलने वाले 14 हैं। तो इस एरिया में केवल 14 लोग होने चाहिए ना। आप ऐसा मत करना कि बेटा के यहाँ पे 14 डाल देना, तो गलत हो जाएगा। बात समझे? 14 टोटल है, तो टोटल में 8 तो यही आ गए हैं पहले से ही, तीनों को खेलने वाले, तो 6 ही तो यहाँ लिखोगे। बात समझ पा रहे हैं ना? क्लियर है? अब उसके बाद कह रहा है कि 15 जो है हॉकी फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल 15 है, तो 8 यहाँ तो 7 यहाँ होंगे, यही ना? 8 ये इसमें हो गए तो 7 यहाँ होंगे। बात समझ पा रहा है? अब उसके बाद देख लीजिए, फिर कह रहे हैं कि 12 जो है फुटबॉल और क्रिकेट,
तो 12 में 8 तो यही हो गए, तो यहाँ 4 लोग होंगे। बोलो, बात समझ में आ गया? अभी आप भर दिए ना, अब इसके बाद इनको भर दो आप। तो देखो टोटल 21 होने चाहिए, तो 14 4 18 और 18 3 कितना होता है 21। बात समझ में आ गया? ये 29 होने चाहिए, तो 12 और 12 7 कितना होता है 12 7 19, 19 और 10 कितना होता है 29। बात समझे? इसमें 26 होने चाहिए, तो ये हो गया 14 और 7 21 और 21 5 26। बोलो, इतना समझ में आ गया? अभी सारे गोले भर दिए ना, तो अब तो यही बताना है कि कुल कितने लोग हैं, तो इन्हीं को तो जोड़ लो भैया, इन्हीं को जोड़ लो। तो देख लो, आप एक और से कैसे भी जोड़ लो, मतलब 3 जोड़ लो, 4 फिर 10 फिर उसमें जोड़ लो 6 प्लस 8 प्लस 7 और प्लस 5। चलो इधर लिख देते हैं +5, इन्हीं को जोड़ दो। ये सारे जितने होंगे उतने खिलाड़ी हो जाएंगे। तो ये 8 4 12 10 22, अब 22 8 30 और 30 30 10 40 3 43, मतलब 43 लोग हैं। बात समझे? पूरे तीनों टीम का मिला के 43 आदमी हैं खेलने वाले। तो बोले, आप लोगों को समझ में आया? नहीं आया होगा तो एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा, दावा है। और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।